अब इस देश के गरीबों का क्या होगा? गरीबों को तो छोड़िए, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का क्या होगा? क्योंकि भयंकर आर्थिक सुनामी घर घर में एंट्री मार चुकी है और थोक महंगाई पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हाँ, 44 महीने में पहली बार थोक महंगाई 10% के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा बड़ा संकट यह है कि गांव में महंगाई शहरों से ज़्यादा है। खाने पीने की महंगाई प्रचंड स्तर पर बढ़ रही है। होम लोन, ऑटो लोन जैसी चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं और इन सब के बाद सरकार हर तरफ से आपकी जेब की गर्दन मरोड़ लेना चाहती है। E20 पेट्रोल को लेकर कुछ बड़ी ज़बरदस्त खबरें सामने आई हैं जो मोदी सत्ता के प्रचंड झूठ का पर्दाफाश करती है। और अब तो खुद पेट्रोल पंप वालों ने एक नई समस्या गिना दिया है। पेट्रोल पंप वाले ज़मीन के भीतर स्टॉक बनाते हैं, यानी स्टोरेज बनाते हैं। उस टैंक को लेकर समस्याएं आ रही हैं इथेनॉल के कारण। यहाँ भी भाजपा सत्ता की पोल खुल रही है। द हिंदू को वो बातें बताई हैं पेट्रोल पंप वाले ने जो सरकार छुपा रही है। तो आइए इस देश के कम से कम 140 करोड़ लोगों का हाल देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, कितना बड़ा संकट उनके घर में घुस चुका है। खासकर वो लोग जो 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा है। सबसे बड़ा संकट तो उनके दरवाजे पर है। सवाल है कि अब उनका क्या होगा, कैसे चलेगी जिंदगी? ऐसे रहा तो उनकी अगली कई पीढ़ियां मुफ्त राशन पर ही जिंदा रहेंगी। इस वीडियो में तमाम अखबारों में छपी कम से कम 7-8 खबरों का एनालिसिस देखेंगे, सरकारी आंकड़ों को देखेंगे और उसका असर हम पर क्या होने वाला है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखिएगा। हर बात आपके काम की है। वैसे भी जो बात आपके काम की नहीं उस पर हम बात ही नहीं करते। काहे कि मन की बात करने के लिए हमारे पास अपनी मेहरारू जो है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और ये काम तुरंत कर लीजिए। यही वीडियो के नीचे इस जगह पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करिए, फिर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मिल जाएगी, आप हमसे शिकायत नहीं करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खबर को देखिए जो बता रही है कि जून में थोक महंगाई दर 9.87% हो गई है, जो कि पिछले महीने यानी मई में 9.68% थी। ये महंगाई ईंधन और बिजली में 27.5% से ज्यादा, खाद्य वस्तुओं में 6% से ज्यादा, निर्मित उत्पाद में लगभग 7.5%, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस में लगभग 35% बढ़ चुकी है। हम सबको पता है कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ गई, संकट बढ़ गया और इस संकट को बुलावा मोदी सत्ता ने दिया था, क्योंकि विश्व गुरु की हिम्मत नहीं हुई रूस से सस्ता तेल खरीद लेने की। जब सस्ता मिल रहा था, खरीद रहे थे, तो पूरा फायदा सेठों को पहुंचाया, कंपनियों को पहुंचाया। काहे कि ट्रंप ने हड़का दिया था। पहले भी ट्रंप ने हड़का के ईरान से तेल खरीदना बंद करवा दिया था और विश्व गुरु ने बंद कर दिया था। तो भैया थोक महंगाई का हाल ये रहा। अब जरा खुदरा महंगाई का हाल देख लीजिए। मगर उससे पहले याद करिए, पिछले दिनों जब थोक महंगाई के जबरदस्त तरीके से बढ़ने की खबरें आ रही थीं, तो विस्तृत विश्लेषण करके मैंने समझाया था कि कैसे आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई भी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी और आम आदमी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। अब देखिए, खुदरा महंगाई भी जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है और बड़ा संकट ग्रामीण क्षेत्र में है। कुल खुदरा महंगाई मई महीने में 3.93% थी, जून में बढ़ के 4.38% हो गई। गांव में मई महीने में 4.25% महंगाई थी, एक महीने बाद 4.5% हो गई, यानी 0.5% की वृद्धि। शहरी महंगाई 3.53% थी, जो कि जून महीने में बढ़ के 3.92% हो गई। खाद्य महंगाई एक महीने में बढ़ के 4.78 से 5.32 हो गई। खाने पीने के मामले में भी ग्रामीण महंगाई ज्यादा हो चुकी है। यानी समझने वाली बात यह है कि महंगाई लगातार 5 महीने बढ़ के RBI के 4% के लक्ष्य से ऊपर चली गई। मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। परिवहन 4.3% महंगा हो चुका है, कपड़ा जूता 3.15%, शिक्षा और सेवा 3.25%, होटल रेस्टोरेंट में खाना रहना घूमना फिरना 7% से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। मकान, बिजली, पानी, गैस, ईंधन ये सब लगभग 2% महंगा हो चुका है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य का खर्चा भी 1.5% बढ़ गया है। व्यक्तिगत देखभाल और अन्य सेवाएं लगभग 17% महंगी हो चुकी हैं। अखबार यहाँ भी आशंका जता रहा है कि महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं और यदि RBI ने ब्याज दरें बढ़ाया तो आपने जो भी छोटा बड़ा लोन ले रखा है वो सब महंगे हो जाएंगे, आपकी किस्तें बढ़ जाएंगी, यानी जेब पर और बोझ बढ़ेगा। इसी तरह यदि हम बेरोजगारी की बात करें तो कुल बेरोजगारी जून महीने में 5.5% थी। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बाकी लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, मनपसंद काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, ये मत सोचिएगा। ये बेरोजगारी दर सिर्फ इतना बताती है कि सक्रिय रूप से काम खोजने वालों में कितने बेरोजगार हैं। यानी जो लोग मेहनत करके दिन रात लग के काम खोज रहे हैं
उनमें से कितनों को काम नहीं मिल पा रहा है? उनकी आबादी कितनी है? जो खोज खाज के बैठ गए हैं या फिर जानते हैं कि नहीं मिलेगा आराम करो, उनको तो छोड़ दीजिए। वहीं बचत की बात करें तो पिछले दिनों खबर आई थी कि कई दशक की सबसे कम बचत अमृतकाल में भारतीय परिवारों की हो रही है। बचत कम होने से क्या समस्याएं होती हैं? अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट में या फिर तिजोरी में या फिर घर में पर्स में पैसा कम बच रहा है तो उससे क्या संकट होगा? अरे भाई, घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया तो कर्जा लेना पड़ेगा। अचानक नौकरी चली जाए, महीना 2 महीना खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोई त्योहार आ जाए, कोई छोटा बड़ा संकट आ जाए, बच्चों की पढ़ाई है, कोई मांगलिक कार्यक्रम आ गया, कुछ भी आ गया तो अचानक खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो पास में है नहीं कि बचत से निकाल के खर्चा कर लें। ऐसे में होगा क्या? कर्जा लेना पड़ेगा। यदि हम भारत में प्रति व्यक्ति मासिक औसत खर्च की बात करें तो गाँव में 4122, शहरों में 7000 रुपए के आसपास है। और समझने वाली बात यह है कि ग्रामीण परिवार अपने कुल खर्च का लगभग आधा खाने पर खर्च करता है। अब आप उनकी कमाई का अंदाजा लगा लीजिए। और तो और शहरी परिवार भी करीब 40% अपने कुल खर्चे का भोजन पर ही खर्च करता है। यदि हम 5 सदस्यों के परिवार पर औसत राष्ट्रीय खर्च देखें तो लगभग हर परिवार गांव में 20,000 से ज़्यादा और शहर में लगभग 35,000 खर्चा करता है। हालांकि ये सब पर लागू नहीं होता। जो गरीब हैं वो इससे बहुत नीचे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो सक्षम हैं उनकी बात ही क्या करनी है। रिपोर्ट बताती है कि रिजर्व बैंक ने बताया है कि साल 2024 के अंत में इस देश में घरेलू कर्ज जीडीपी का 42% था, यानी ज्यादातर परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। और हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि एक जमाने में लोग बड़े बड़े काम के लिए कर्जा लिया करते थे, जैसे घर बनवाना हुआ, गाड़ी खरीदना हुआ, कोई व्यापार करना हुआ। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि छोटे छोटे खर्चे, मोबाइल फोन खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना है तो भी कर्जा लेना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग राशन तक खरीदने के लिए कर्जा ले रहे हैं, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। उनका क्या किया जाए? बहुत सारे ऐसे ऐप भी आ गए हैं जो छोटा छोटा कर्जा गरीबों को देते हैं। हालांकि इस तरह के ऐप भी कई बार बहुत बड़ा संकट पैदा कर देते हैं। मुझे याद है 2-2.5 साल पहले ऐसे ही एक एप्लीकेशन की कंपनी ने मुझसे संपर्क किया था। हर महीने 5 से 10 लाख रुपए कमाने का लालच दे रहे थे। मुझे प्रचार करना था वीडियो के माध्यम से और लाखों रुपए बटोरना था। लेकिन जब मैंने उससे संबंधित चीजें खोजना शुरू किया तो पता चला कि देश में कई गरीबों ने लोन लिया, नहीं चुका पाए तो यही कंपनी वाले तरह तरह से उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें बदनाम करते थे, परेशान करते थे, उनके रिश्तेदारों और जानने वालों से शिकायत करते थे। कई गरीबों ने तो अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर। इसके बाद मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दिया और मैंने ऐसा प्रचार करने से मना कर दिया। मगर सवाल यह है कि देश के हालात यहां तक पहुंच गए हैं, लोग छोटी छोटी चीजों के लिए 5,000, 4,000, 10,000 की कर्जाएं ऑनलाइन ले रहे हैं। अभी ये जो प्रचंड महंगाई बढ़ी है, आप सोचिए कि इसका क्या असर होगा। जो अत्यंत गरीब परिवार हैं उन पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा संकट वही है। केंद्र सरकार कहती है कि 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, यानी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जा रहा है। लेकिन उस राशन में क्या है? गेहूं और चावल। मगर सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ गेहूं और चावल ही खाया जाता है? क्या उसी से जीवन चल जाएगा? और भी तो खर्चे हैं, खाने में ही बहुत सारे खर्चे हैं। थाली में दाल भी चाहिए, खाने वाला तेल भी चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए। वैसे फल तो गरीब के लिए सपना ही समझिए। भोजन पकाने के लिए एलपीजी तो चाहिए, बिजली का खर्चा है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, किराया बढ़ चुका है। मुफ्त राशन वाले कितने लोग अपने बच्चों को किन स्कूलों में भेजते होंगे, जरा पता लगा लीजिए। हर तरह की महंगाई बढ़ रही है। अब जब गरीब परिवार महंगी दाल, खाद, तेल, सब्जी, मसाला, दूध ये सब नहीं खरीद पाएगा, दवाई नहीं खरीद पाएगा तो उसमें कटौती करेगा, कम खरीदेगा या कुछ चीज़ें इग्नोर कर देगा। सोचिए उनके जीवन पर कैसा असर होने वाला है। बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा, वो बीमार होंगे, तरह तरह की कुपोषण की समस्याएं आएंगी और फिर ये भारत के भविष्य के लिए संकट होगा। कोई भी मुल्क अपने नागरिकों की मजबूती से मजबूत बनता है। आप छोटे से उदाहरण से समझिए, यदि किसी परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, तभी तो वो कोई काम कर पाएंगे, तभी तो वो उत्पादक बनेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, अपने परिवार के लिए कुछ पैदा करेंगे और परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होगा। ठीक वैसे ही जब देश की जनता शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत होगी तभी तो देश के लिए लाभप्रद होगी। इस देश में पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है, यानी किसी तरह बस जीवन चल रहा है, जिंदा है। अब सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी अगर इतनी गरीब है और ऐसी गरीब आबादी जाहिर सी बात है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कमजोर होगी और इन्हीं लोगों को भारत का भविष्य बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। अब ये कहां तक संभव है, ये कोई विश्वगुरु ही बता सकता है। खासकर वो बता सकता है जो बिना स्टेशन के उस स्टेशन पे चाय बेचा हो, जिसने नाले की गैस से चाय बनाने की क्षमता को हासिल कर लिया हो। समझने वाली बात यह है कि थोक महंगाई 10% हो गई है। इसके कारण
उत्पादन का लागत तेजी से बढ़ रहा है और ठीक उसी समय उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता कमजोर हो रही है, यानी चीजें महंगी हो रही हैं और जिन्हें खरीदना है उनकी खरीदने की औकात घट रही है। इसका एक असर यह भी होगा कि कंपनियों और फैक्ट्रियों का मुनाफा कम हो जाएगा, उनके भीतर निवेश नहीं आएगा। जब उनकी इनकम घटेगी या घाटे में होंगी तो वो रोजगार नहीं पैदा करेंगे। ऐसे में छोटे छोटे रोजगार और छोटे छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे। रोजगार की गुणवत्ता पर भी असर होगा, यानी किसी स्थान पर यदि 4 लोग काम करते हैं तो मालिक सोचेगा 2 को हटा दो, 2 से काम चलाते हैं। ऐसे में 4 का काम 2 को करना पड़ेगा, वो भी मजबूर होंगे। मालिक भी कहेगा करना है तो करो, नहीं तो खिसक लो, मैं भी क्या कर सकता हूं। यानी शोषण बढ़ेगा, कम पैसे में ज्यादा काम करना पड़ेगा। कंपनियां अस्थायी कर्मचारी रखने की बजाय ठेके पर काम देंगी, काम के घंटे बढ़ जाएंगे, तरह तरह के शोषण होते रहेंगे और इन सब के बाद बोझ भी सरकार पर ही पड़ने वाला है, यानी आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाला है। मुफ्त राशन को और बढ़ाना पड़ सकता है, तरह तरह की सब्सिडी देनी पड़ सकती है, अन्य चीजों को सस्ता करना पड़ सकता है, बहुत सारी जगह पर आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है, क्योंकि लोगों को जिंदा तो रखना पड़ेगा ना। बाकी आर्थिक असमानता की जो खाई है भारत में, उसे प्रचंड स्तर पर पहुंचाने के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्रेम से थैंक यू फलाने जी जरूर बोलना चाहिए। और इसी बीच किसी मुल्क में यदि ऐसा संकट हो, इस तरह से महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, बचत घट रही हो, तो वहां की सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाती है, उनकी मदद करती है, अलग अलग तरीकों से महंगाई घटाती है। और यदि मदद नहीं कर पाती है तो कम से कम संकट पैदा नहीं करती जानबूझ के कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, खासकर उस वर्ग के लिए जो वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स भरता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिडिल क्लास की। देश में सबसे ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन कौन चलाता है? मिडिल क्लास। और इसी मिडिल क्लास को बर्बाद करने की कसम मोदी सत्ता ने खा लिया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर एक तो गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है, यानी पैसे की लूट, यानी लोगों का खर्चा बढ़ा दिया है। गाड़ियों में तरह तरह की समस्याएं आ रही है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, इंजन में गड़बड़ी की समस्याएं आ रही हैं और सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। समझने वाली बात यह है कि अब धीरे धीरे XP 100 वाला पेट्रोल, यानी 100% शुद्ध पेट्रोल लगभग 165 से 170 रुपए प्रति लीटर बिकने लगा है और बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर मिलने लगा है। यानी वही बात जो मैंने कुछ हफ्ते पहले आपसे कहा था कि यह सारा षड्यंत्र लग रहा है कि 100 रुपए से बढ़ा के असली पेट्रोल का दाम 170 पहुंचाना है। अब वही बात कहीं ना कहीं नजर आने लगी। जो लोग लाखों की गाड़ियां लेकर रखे हैं वो अपनी गाड़ी के इंजन को बचाने के लिए 100 की बजाय 170 वाले पेट्रोल डलवाएंगे। वही पेट्रोल जो डॉक्टर साहब 73 रुपए में दिया करते थे 12 साल पहले, और उस समय वो खरीद के लाते थे आज से डबल कीमत पर, यानी लगभग $140 प्रति बैरल पर खरीद के लाते थे और हमें 73 में बेचते थे, और आज वाले आधे दाम पे खरीद के ला रहे हैं, हमें 170 में बेच रहे हैं। यही तो अमृतकाल है। इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल को लेकर दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट किया है, इस रिपोर्ट को देखिए। एक खबर में 16 अधिकृत सर्विस सेंटर से जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि गाड़ियों के इंजेक्टर जाम हो रहे हैं, फ्यूल पंप पर प्रेशर आ रहा है, माइलेज खराब हो रहा है, इंजन में झटके हैं, वारंटी में पुर्जे बदलने को लेकर रोज झगड़ा होता है, कुछ मामलों में इंजन खोलने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी खबर में बताया गया है कि 18 सर्विस सेंटर में बातचीत करने से पता चला कि पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पंप, कैटालिटिक कन्वर्टर, रबर पाइप, इंजन में दिक्कत, माइलेज गिरने जैसी शिकायतें जम के आ रही हैं। सरकारी दावा कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और निकल के आ रही है। द हिंदू की यह खबर देखिए। पेट्रोल पंप मालिकों का दावा है कि E20 पेट्रोल में मौजूदा इथेनॉल हवा और आसपास की नमी को सोखता है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का जो टैंक होता है वो जमीन के भीतर बनाया जाता है। अब पंप मालिकों का कहना है कि बहुत सारे पेट्रोल पंपों की भूमिगत टैंक सामान्य पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था, अधिक इथेनॉल वाले मिश्रण के लिए नहीं। यदि टैंक पाइप या सील से पानी या नमी अंदर जाती है तो E20 के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है। यानी उन्होंने जो जमीन के नीचे वाला टैंक बनवाया था वो पेट्रोल के हिसाब से बनवाया था। जाहिर सी बात है जो था उसी के हिसाब से तो बनाएंगे। क्या पता था कि 20% इथेनॉल मिलाना है, लेकिन अब उस पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर दे दिया जा रहा है और इथेनॉल ज्यादा नमी सोखता है। ऐसे में इथेनॉल नमी खींचने के लिए ज्यादा प्रयास करेगा तो पाइप या सील के माध्यम से अंदर नमी जा सकती है, जिससे E20 के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है और वहां पर दूषित हुआ तो आपके इंजन का घूषित हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज बारिश के दौरान पानी का रिसाव हो सकता है, टैंक की सील यदि कमजोर हो तो दिक्कत हो सकती है। एक विशेषज्ञ ने बताया है कि E20 स्टॉक में पानी की मात्रा करीब 10.5% से अधिक होती है, तो इथेनॉल पानी के साथ जुड़ सकता है। इसके बाद ईंधन में फेज सेपरेशन हो सकता है। अब ये फेज सेपरेशन क्या है उसको समझिए। तो इथेनॉल पानी सोखता है, पानी और इथेनॉल मिलकर अलग मिश्रण बना लेते हैं और ये भारी मिश्रण टैंक के नीचे बैठ जाता है, पेट्रोल की परत ऊपर रह जाती है। इसी को फेज सेपरेशन कहा जाता है। इस मामले को देखकर समझना चाहते हैं तो यूपी के आजमगढ़ से ये जो वीडियो वायरल हुई है इसको देख लीजिए। लोग सीधे पेट्रोल पंप से गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर, तेल निकालकर दिखा रहे हैं कि कैसा खेला चल रहा है, और बोतल में जो दिख रहा है वो बता रहा है कि E20 नहीं बल्कि E50 का खेल है। एक व्यक्ति ने दोपहर 2:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल का टैंक भरवाया
गया, 1 घंटे बाद मोटरसाइकिल खराब हो गई। कथित रूप से अंदर जब फ्यूल चेक किया गया तो पेट्रोल और इथेनॉल का जो खेल है वो आप खुद देख लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए पीड़ित लोग क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं। पत्रकार पीयूष राय ने इसे साझा किया है। ये पेट्रोल कहाँ से लिए हैं आप? डीएवी के सामने से। तो ये कैसा आधा आधा है इसमें पेट्रोल और पेट्रोल के साथ पानी है। देखिए हम वीडियो बनाए हैं, गाड़ी से तेल निकलते वक्त का वीडियो आप देखिए। ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी से तेल निकल रहा है, आप खुद देखिए, लाइव देखिए आप। ये अपाची गाड़ी नई गाड़ी है आपकी? अपाची दोस्त। तो क्या गाड़ी सीज हो गई है क्या? इंजन खराब हो गया, पूरी गाड़ी बंद हो गई। इंजन क्या काम? ये कितनी देर पहले आपने पेट्रोल डलवाया है? अभी करीब 2:30 बजे के करीब डलवाए, 3:30 बजे तक बंद हुई, 3:30 बजे तक गाड़ी वहाँ दी है बनने के लिए। ये देखिए। तो ये क्या बताया गया कि है क्या नीचे? नहीं भाई, एथेनॉल जो सरकार की नई नियम है, स्कीम है, उसी के थ्रू है। अच्छा। 1 लीटर तेल, 1 लीटर पानी। 1 लीटर तेल, 1 लीटर पानी। गाड़ी से हमारा तो अभी बनवा के ला रहे हैं हम भी। क्या बोले हैं कुछ? और कह रहे हैं कि भाई तेल की प्रॉब्लम है, 20% वही इथेनॉल है और बाकी तेल है। और गाड़ी पूरी खराब हो गई? गाड़ी खराब हो गई है। मिस्त्री कह रहा है ना कि आइए इंजन खुलवाना पड़ेगा। तेल निकाला है तो देख रहा है कि वो आधा आधा है, आधा इथेनॉल है, आधा पेट्रोल है। डीएवी से भरवाए हैं। डीएवी आजमगढ़ में? आजमगढ़ से। अच्छा, आप करते क्या है वैसे? हम तो स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी से निकले हैं बाइक लेके। रास्ते में खड़ी हो गई है हमारी बाइक। और कितनी देर पहले आपने तेल भरवाया है? 2 घंटे पहले भरवाए थे। 2 घंटे पहले? 2 घंटे। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत सीज हो गई है? तुरंत नहीं, मतलब आधा घंटा यहाँ पे लाए, वहीं से क्या नाम है, जेल नहीं है, जेल यहीं से बंद हुई, फिर पैदल लेकर गए गाड़ी मिस्त्री के यहाँ। तो बता रहा है कि गाड़ी सीधे, फिर तेल निकाला है तो आधा आधा हो गया। अच्छा। आधा इथेनॉल है, आधा वो तेल है। यानी सोचिए कि देश के गरीब वर्ग को, मिडिल क्लास को ये सत्ता किस तरीके से एकदम चूस लेना चाहती है। जिस वक्त में देश की जनता को राहत देनी चाहिए, उस वक्त में लगातार आफत दी जा रही है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमत अभी भी $80 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, मगर देश की जनता को कोई राहत नहीं। जबकि पिछले दिनों यही कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब डीजल पेट्रोल महंगा करना याद रहा, अब घटाना भूल गए। और घटाना तो छोड़िए, मिलावट करके तेल बेचा जा रहा है, आम आदमी का तेल निकाला जा रहा है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन सब के लिए दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से थैंक यू फलाने जी बोलिए। सारी कृपा वहीं अटकी है। विश्वगुरु तो हम लोग बन के रहेंगे, चाहे भूखमरिया में सही। मीडिया के बिकने, संवैधानिक संस्थाओं के बर्बाद होने, लोकतंत्र के बिखरने जैसे तमाम मामलों में तो हम पहले विश्वगुरु बन चुके हैं। बाकी महामानव पर भरोसा रखिए, सबका नंबर आएगा। वैसे भी अब बहुत कम लोग बचे हैं जिनका नंबर आना बाकी है, लगभग सबका आ चुका है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय